Assalamualaikum, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। लास्ट टाइम हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के चैप्टर में ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे, सर्वेस पढ़ी थी, कोरिलेशनल स्टडीज़ पढ़ी थी, केस हिस्ट्री मेथड पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एक्सपेरिमेंटल इन द कंट्रोल ग्रुप्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैंडम असाइनमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स। एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स में हम डिस्कस करेंगे प्लासिबो इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, और इसके बाद हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसके अंदर फिर एक ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स आते हैं, ब्लाइंड ऑब्जर्वर आता है एक्सेट्रा, वो हम थोड़ा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की डेफिनेशन है मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन cause and effect relationship by purposely manipulating a factor thought to produce change in a second factor। ये आप कह सकते हैं deliberate manipulation of a variable to see if corresponding changes in a behavior results, allowing the determination of cause and effect relationships। एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह कि आपके पास कोरिलेशनल स्टडीज़ में थे। लेकिन कोरिलेशनल स्टडीज़ में दो फैक्टर के दो वेरिएबल्स का आपस में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन दो फैक्टर्स का या इन दो वेरिएबल्स का। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इन दो फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप नहीं चेक करते, बल्कि एक फैक्टर को हम मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे फैक्टर में उसके चेंजेस को मेजर करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम थोड़ा अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम, या एक्सपेरिमेंट वो वाहिद रिसर्च मेथड है जिसके ज़रिए एक रिसर्चर एक बिहेवियर के कॉज को स्टडी कर सकता है, या एक बिहेवियर के कॉज को वो डिटरमाइन कर सकती है, बिहेवियर की वजह को वो स्टडी कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप थोड़ा ज़्यादा इजीली और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और रिसर्च मेथड यूज टू डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन वन वेरिएबल एंड इफेक्ट्स ऑन अनदर। एक वेरिएबल के अंदर आप चेंजेस को मैनिपुलेट करते हो, दूसरे वेरिएबल के अंदर उसके चेंजेस के क्या असरात पड़ रहे हैं, ये सारा आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर फिर आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, और उनकी चेंजेस की वजह से जो दूसरे वेरिएबल अफेक्ट हो रहे होते हैं उसको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। Dependent variable is the researcher then measures what changes this produce in a second factor, which is called dependent variable। इसको थोड़ा आगे हम ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस तरह इसके अंदर हम मेजर करते हैं, या किस तरह ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। कॉज में होती है मैनिपुलेशन, इफेक्ट में उस होता है मेजरमेंट। कॉज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और इफेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या कॉज करता है और उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम जस्ट मैनिपुलेशन करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में इसको मेजर करते हैं। आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। जिस तरह मैंने कहा वेरिएबल्स के दो टाइप्स हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वेरिएबल्स की डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज़ समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड और वेरिड सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज़। वेरिएबल्स आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो चेंज हो सकती है, जो वेरी हो सकती है। यानी कि वेरिएबल के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएबल ख़ुद जो है वो चेंज होता रहता है। जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वैल्यूज़ हो गई, वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं वेरिएबल। Variables are generally used in psychology experiments to determine if changes in one thing result in changes in another। Variable play a critical role in psychological research process। साइकोलॉजी में ज़्यादातर आप वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। आप हमेशा साइकोलॉजी में जब आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आप उसके अंदर एक इंडिविजुअल का वर्ड आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, फैक्टर्स का वर्ड यूज़ करेंगे, और ये वेरिएबल का वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता रहता है। क्योंकि हम साइकोलॉजी में वेरिएबल यानी कि क्या चीज़ कितनी वेरी कर रही होती
होती है, कितना उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और उस एक फैक्टर या वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। ये तो सारा हम जो है साइकोलॉजी में इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी एक टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है द पर्पसली फैक्टर थॉट टू प्रोड्यूस चेंज इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा फैक्टर है जो आपको आप सोचते हैं कि इसकी वजह से यानी कि आप ऑलरेडी आप सोच चुके होते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट की वजह से एक एक्सपेरिमेंट में इस फैक्टर की वजह से कोई चेंज आ सकता है, तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो वेरी कर रहा होता है और उसका एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज आ सकता है। या आप दूसरी डेफिनेशन इसकी है वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसको आप मैनिपुलेट करते हैं, उसको आप मेजर नहीं करते हैं। सही। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रही होती हैं। Independent variable, the name for the variable that is manipulated in any experiment, is the independent variable. It is independent of anything the participants do. The participants in the study do not get to choose or vary the independent variable. Their behavior does not affect this variable at all. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किसी और का कोई अफेक्ट या सच ना हम मेजर करते हैं और ना उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेंज या अफेक्ट को हम मेजर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर काले बादल आए, उसकी वजह से बारिश हुई। अब ये जो बारिश है ये तब तक नहीं होगी जब तक काले बादल नहीं आएंगे। तो बारिश जो है वो डिपेंडेंट है ना बादल के ऊपर। तो ये बारिश जो है ये आपके पास आया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो काले बादल हैं ये आपके पास आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि काले बादल जो हैं वो ख़ुद इंडिपेंडेंट हैं, वो आए या ना आए उसका जो है सारा जो चेंज या इफेक्ट जो पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है। तो काले बादल जो हैं वो ख़ुद इंडिपेंडेंट है और बारिश जो है वो डिपेंडेंट है। तो जब तक काले बादल नहीं आएंगे तब तक बारिश नहीं होगी। तो काले बादल आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बारिश इसको आप एज एग्जांपल ले सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आता है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। ऑलरेडी एग्जांपल से मैं इतना क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द मेजरेबल रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट इन द एक्सपेरिमेंट। या आप कह सकते हैं द फैक्टर दैट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड फॉर चेंज इन एक्सपेरिमेंट थॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आया है दूसरे वेरिएबल में, उस वेरिएबल को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप मेजर कर रहे होते हैं। ऑब्ज़र्व आप दोनों को करते हो, लेकिन मेजर जो है आप डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हो। ये पिक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है और साइड पे आपको एक हाथ नज़र आ रहा है जिसने स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है। अब ये हाथ जो है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ख़ुद इंडिपेंडेंट है, इसको जस्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये जो कार्टून आपको नज़र आ रहा है ये डिपेंडेंट है टोटली इस हाथ के रहमो करम पे। ये हाथ जो है अगर थोड़ा इसने मूव किया तो स्ट्रिंग मूव होगी और शायद ये नीचे गिर जाएगा, या अगर इसने मूव नहीं किया तो ये स्ट्रिंग पे आसानी से मूव ऑन करेगा। तो ये कार्टून जो है टोटली डिपेंडेंट है अब यहाँ पर। तो इस तरह हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा ईजिली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। The response of the participants to the manipulation of the independent variable is a dependent variable. The response of the participants that is measured is known as dependent variable. Their behavior, if hypothesis is correct, should depend on whether or not they were exposed to the independent variable. The dependent variable is always the thing that is measured to see
just how the independent variable may have affected it। अब डिपेंडेंट वेरिएबल वही जो बात जो है उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स को हम नोट करते हैं जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट किए हुए थे। अगर बिहेवियर जो है, अगर हाइपोथेसिस आपके पास करेक्ट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि किस तरह या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ एक्सपोज हुए थे या नहीं हुए थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप मेजर करते हैं। आप इस तरह मेजर करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उसके अंदर क्या चेंजेस आए थे। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो सबसे पहली वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने एग्रेशंस और जो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर पूरी हाइपोथेसिस फॉर्म होती है और रिज़ल्ट्स बनते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगी ताकि आप वो वीडियो देख सकें और आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो कि मैं कौन सी एग्जांपल बता रही हूँ। तो उस एग्जांपल में ये था कि हमने ऑब्ज़र्व किया था कि सुबह के टाइम बच्चे लड़ रहे हैं, और फिर हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि जो बच्चे जो हैं एग्रेसिव कार्टून देख रहे हैं, उन्होंने एक एग्रेसिव कार्टून देखा सैटरडे के दिन, और उसके बाद वो लड़ने लगे। तो हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्म की कि जो बच्चे जो हैं वो एग्रेसिव कार्टून देखते हैं या वायलेंट कार्टून्स देखते हैं तो वो ख़ुद लड़ने लग जाते हैं आपस में, क्योंकि वो वही चीज़ सीख लेते हैं। बहरहाल ये हमारी एक हाइपोथेसिस थी। फिर हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने एक 2 ग्रुप्स बनाए। वो पूरा जो है वो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है उसके उस वीडियो की। उसके अंदर जो एग्रेशन था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि जब तक वायलेंट कार्टून्स नहीं दिखाए जाएंगे तब तक एग्रेशन नहीं शो किया जाएगा। उसके बाद आते हैं द एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप। अब द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप खुद उसकी डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर एक्सपोज टू ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Subject in an experiment who are subjected to the independent variable। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक इस तरह ग्रुप होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की तरफ आप उनको एक्सपोज करते हो। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। The experimental group, the name given to the group that gets the independent variable, is the experimental group. An experimental group is the group that receives the variable being tested in an experiment. या आप कह सकते हैं कि it is the group that receives the experimental manipulation. An experimental group is the group in an experiment that receives the variable being tested. One variable is tested at a time. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप जो हैं मैनिपुलेशन करते हैं, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर आप एक वेरिएबल को एट अ टाइम आप टेस्ट करते हैं और आप उसके अंदर चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब जो एग्रेसिव वाला एग्जांपल था कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि सैटरडे का दिन है और बच्चों ने एक कार्टून देखा हुआ है, उस कार्टून में थोड़ा वायलेंस शो किया जा रहा था। उसके बाद फिर जो है बच्चे आपस में लड़ने लगे, उन्होंने एग्रेशन शो करना शुरू कर दिया। अब आप ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं कि ये एग्रेशन जो है ये किस वजह से शो हो रहा है। क्या वो सैटरडे का दिन है, या वो ये एग्रेसिव वायलेंट कार्टून्स हैं, या वो सैटरडे का नाश्ता कुछ इस तरह हैवी सा बना था जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के हो गए। अब इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं वेरिएबल्स या काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स को हटाने के लिए आप ग्रुप्स बनाते हो। अब आप 2 ग्रुप्स बनाएंगे, एक ग्रुप को आप वायलेंट कार्टून शो करेंगे और दूसरे ग्रुप को आप वायलेंट कार्टून नहीं शो करेंगे। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि उधर इधर के जो फैक्टर्स थे, जिस तरह आप कहते हैं कि शायद सैटरडे का दिन ही कुछ इस तरह है, ये सैटरडे के दिन का नाश्ता ही कुछ इस तरह है, या ऐसे ही उन लोगों को गुस्सा आता रहता है। तो अब आप उधर इधर के वेरिएबल्स जो हैं आप इसमें हटा रहे हैं। उधर इधर के वेरिएबल्स को आपने इसके अंदर एक्सक्लूड किए, आपने प्रॉपर 2 ग्रुप्स बनाए हैं। उसमें एक ग्रुप को आप नेम देते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप को आप नेम देते हैं कंट्रोल ग्रुप।
तो ये ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इसके अंदर आप प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व करें, आप प्रॉपर्ली उनको टेस्ट कर सकें। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंटर्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, आप उसको हटा देते हैं और आप उन्हीं चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हीं चीज़ को मेजर करते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता क्या है? द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ कंपेयर टू अ कंट्रोल ग्रुप विच डज नॉट रिसीव द टेस्ट वेरिएबल। इन दिस वे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर यूज टू फाइंड आंसर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ये आप इन दो इस पिक्चर को देख लें कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। अब आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंजेस को मेजर कर रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप में आप उसको जो है जस्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फॉर एग्जांपल आपने एक बायो फर्टिलाइज़र एक्स डाला है, आप चेक कर रहे हैं कि ये वाला फर्टिलाइज़र जो है ये वाकई पौधों के लिए अच्छा है या नहीं, इससे जो है पौधे अच्छे से उगते हैं या नहीं। तो आपने उसको आपने जो है एक पौधा जो है आपने उसको वो फर्टिलाइज़र दिया और दूसरे पौधे को जो है आपने वो फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो आप इन दो पौधों में आप चेंजेस नोट करना चाह रहे हैं कि वाकई वो फर्टिलाइज़र जो है उसके ऊपर काम करता है या नहीं। तो अब आप जिस पौधे को आपने फर्टिलाइज़र दिया है, यानी कि आप उस पौधे में चेंज नोट करना चाह रहे हैं, उस पौधे में आपने चेंज मेजर करना है। तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्योंकि आप उसके अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या है? कंट्रोल ग्रुप में आप उसको एक्स फर्टिलाइज़र नहीं देते, कोई सा भी फर्टिलाइज़र है, मैंने जस्ट अननोन वर्ड यूज़ किया है, एक्स या एन, कोई से भी ऐसा एक फर्टिलाइज़र है आप उसको नहीं देते, तो आपके पास आता है कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप क्या करें, आप उसको मेजर करें कि वाकई उसके ऊपर असर पड़ रहा है या नहीं। इसके तरह जो एग्रेसिव वाला एग्जाम्पल था, जो बच्चे कार्टून्स देख रहे थे, तो उसके भी आपने दो ग्रुप्स बनाए, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया कि उनको वायलेंट कार्टून शो किया, सही, क्योंकि आप मेजर करना चाहते हैं कि वाकई ये एक्सपेरिमेंट जो कार्टून्स है वो उनके ऊपर कोई अफेक्ट कर रहा है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। अब जो कार्टून्स हैं वो ख़ुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चों के अंदर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, कि जब तक वो कार्टून नहीं देखेंगे तो उनके अंदर एग्रेशन नहीं शो होगा। तो कार्टून्स अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चों में वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आते हैं। अब आप वहाँ पर नोट करना चाह रहे हैं तो उसको आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दे दिया, और दूसरे ग्रुप में आपने बच्चों को वायलेंट कार्टून नहीं दिखाए तो वो आपके पास आ जाते हैं कंट्रोल ग्रुप। बहरहाल इसको हम थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन है subjects in an experiment who are not subjected to independent variable and who may receive a placebo treatment। अब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मेन डिफरेंस क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, जबकि कंट्रोल ग्रुप में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते, उसमें जस्ट प्लासीबो इफेक्ट होते हैं, प्लासीबो ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप को वही वायलेंट कार्टून दिखाएंगे तो आप प्रॉपर चेंजेस नहीं नोट कर सकेंगे, इसलिए आप कंट्रोल ग्रुप को कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं शो करते। उन कंट्रोल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता ही नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं। जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं उसके अंदर सिर्फ प्लासीबो ट्रीटमेंट होते हैं। प्लासीबो ट्रीटमेंट, अच्छा, द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर एक्सपोज टू ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेन डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। The other group, the one that would get either no treatment or some kind of treatment that should have no effect, is called the control group। कंट्रोल ग्रुप में या तो आप बिल्कुल भी ट्रीटमेंट उनको नहीं देते, बिल्कुल भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप की कोई चीज़ आप उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करते, और अगर करते भी हैं तो जस्ट एक इस तरह टाइप की ट्रीटमेंट देते हैं कि जिसका कोई असर ही ना पड़े। इट इज़ यूज टू कंट्रोल फॉर द पॉसिबिलिटी दैट अदर फैक्टर्स माइट बी कॉजिंग द इफेक्ट दैट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड।
ये इसलिए किया जाता है ताकि आप दोनों फैक्टर्स के अंदर प्रॉपर जिस ग्रुप को आप मेजर कर रहे हैं, जिस ग्रुप के अंदर चेंजेस को आप नोट करना चाह रहे हैं कि वाकई इसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं या नहीं आते, तो आप प्रॉपरली उन दोनों को आप नोट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक किस्म की टेबलेट है जो मैंने नोट करनी है कि ये टेबलेट खाने से जो है लोग ज़हीन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक टेबलेट है जो मैं कह रही हूँ, अगर कोई एक कैप्सूल है कि इस कैप्सूल के खाने से जो है बंदा ज़हीन हो जाता है। अगर वही कैप्सूल जो है मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, मैं चेक कर रही हूँ कि वाक़ई इसके खाने से लोग ज़हीन होते हैं या नहीं होते हैं। मैंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को मैंने वो कैप्सूल दिया और कंट्रोल ग्रुप वालों को मैंने नहीं दिया। तो हो सकता है कि उस कैप्सूल की वजह से लोग ज़हीन ना हो, लेकिन मे बी वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने वो कैप्सूल दिया और उनके जहन में ये बात सेव हो गई है कि ये कैप्सूल मैं खाऊंगा तो मैं ज़हीन हो जाऊंगा। तो हो सकता है कि वो फिर वो कैप्सूल खा के थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, थोड़ी ज़्यादा मतलब वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फील करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर अब क्या है कि वो ख़ुद ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो मे भी वो कैप्सूल की वजह से ना हो, मे भी उनको ऐसे ही फ़ील हो रहा हो कि मतलब मैं ज़हीन हो गया और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबक याद कर सकता हूँ थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर अब थोड़ा जो है एक इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों ग्रुप को एक ही साथ कैप्सूल देते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी वही कैप्सूल दे रही हूँ, कंट्रोल ग्रुप को भी कैप्सूल दे रही हूँ, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को जो मैं कैप्सूल दे रही हूँ वो वाली कैप्सूल नहीं है जो कि खाने से इंसान ज़हीन हो जाते हैं। कंट्रोल ग्रुप को मैंने एक ऐसा कैप्सूल दिया कि वो जस्ट एक कैंडी टाइप की है, सिर्फ एक टॉफ़ी है जो उस कैप्सूल के शेप में है, ताकि मैं नोट करूं कि वाकई इस कैप्सूल की वजह से चेंजेस आते हैं या नहीं। और मैंने कंट्रोल ग्रुप को बताया भी नहीं है कि ओरिजिनल कैप्सूल है या फेक कैप्सूल है, बस मैंने दोनों को ये बताया है कि ये दो इस कैप्सूल के मतलब जस्ट उनको कैप्सूल दिए, मैं चेक करना चाहती हूँ कि इनकी वजह इसके खाने से बंदा ज़हीन होता है या नहीं होता। अच्छा, द कंट्रोल ग्रुप इज़ द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट डज नॉट रिसीव द वेरिएबल यू आर टेस्टिंग। अब कंट्रोल ग्रुप में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप टेस्ट नहीं कर रहे होते, आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को टेस्ट कर रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप को आप जस्ट एक प्लासीबो देते हो। प्लासीबो एक ऐसी चीज़ होती है, प्लासीबो का मतलब है फेक ट्रीटमेंट, यानी कि जो कैप्सूल मैंने उनको दिए वो कैप्सूल नहीं है एक्चुअली, वो एक नकली कैंडी, वो मतलब एक कैंडी है कैप्सूल की शेप में जो मैं कंट्रोल ग्रुप को दे रही हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है इसलिए उसको मैं कह सकती हूँ कि प्लासीबो। अब उस कैप्सूल को अगर वो बंदा खाएगा और वो वाकई ख़ुद में इम्प्रूवमेंट फ़ील कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे को नींद नहीं आ रही है, मैं उनको नींद की गोली नहीं देती, बस नींद की गोली की तरह एक कैप्सूल देती हूँ, वो बंदा खा ले और वाकई सो जाए, उसको नींद आ जाए, तो इसको कहते हैं प्लासीबो इफ़ेक्ट। The difference between a control group and experimental group is that independent variable is changed for the experimental group but is held constant in control group. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट ही रहते हैं। रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट की डेफिनेशन है process of assigning subject to experimental or control groups randomly so that each subject has an equal chance of being in either group. या आप कह सकते हैं कि assigning subjects to experimental conditions in such a way that all subjects have an equal chance of being assigned to any of the conditions or group in the study. Random assignment आप कह सकते हैं कि 2 ग्रुप में जब आप लोगों को ले रहे हैं तो आप उनको रैंडमली लेते हैं ताकि उसके अंदर आपकी अपनी फेवरेटिज़म ना आ जाए कि मैं इन लोगों को ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों में वाकई चेंज आएगा या इन लोगों में चेंज नहीं आएगा। आप अपनी मर्ज़ी उसमें नहीं करते, आप उसको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो और इक्वल चांस सबको मिले। तो all subjects have an equal chance of being assigned to any of the experimental group. Random assignments is an important element of a good experimental design. Randomly assigned groups ensures that difference among the subjects are spread out across all the experimental conditions because the same criteria are used to assign all the subjects to experimental conditions. Random assignments help to ensure the subjects are in an unbiased manner. अब रैंडम असाइनमेंट में होता क्या है कि आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं
कि कौन से बच्चे जो हैं वो अग्रेसिव कार्टून देखेंगे और कौन से बच्चे नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। रैंडमली इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि इनके अंदर आपकी अपनी बायसनेस ख़त्म हो जाए। बायसनेस मतलब आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिलेक्शन करूँ तो मैं कहूँगी कि नहीं, लड़कों में एग्रेशन ज़्यादा शो हो रहा है, तो लड़कों को जो है मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देती हूँ। उनको मैं वायलेंट कार्टून्स दिखाऊंगी तो वो एग्रेशन शो करेंगे, और लड़कियों में एग्रेशन नहीं शो होता तो उनको मैं कंट्रोल ग्रुप में डाल दूँगी तो एग्रेशन नहीं शो करेंगे। यहाँ पर अब मेरी अपनी पर्सनल जजमेंट आ रही है, यहाँ पर मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ, यहाँ पर मैं खुद से सिलेक्शन कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर की जाती है रैंडम असाइनमेंट्स। आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बॉयज़ भी आ गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में गर्ल्स भी आ गए, कंट्रोल ग्रुप में बॉयज़ भी आ गए, कंट्रोल ग्रुप में गर्ल्स भी आ गए। अब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सबको इक्वल चांस मिल रहा है टू बी टेस्टेड। रैंडम असाइनमेंट जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। Random assignment of each participant to one or the other condition is also the best way to ensure control over the other interfering or extraneous variables. And sometimes this is simple as picking name out of hat or a fishbowl technique. इसके अंदर hat या fishbowl technique भी यूज़ होती है। आप रैंडम असाइनमेंट में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सबको इक्वली सिलेक्ट करते हैं, तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी अपनी बायसनेस वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आप किस तरह रैंडमली सिलेक्शन होती है, रैंडम असाइनमेंट रैंडमली आप सेलेक्ट करते हो, रैंडमली आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, या आप करारंदाजी कर सकते हो, या फ़िश बॉल टेक्निक कर सकते हो। फ़िश बॉल टेक्निक यानी कि सबके नेम जो हैं वो एक चिट में आप लिख लेते हो, उसको फोल्ड कर लेते हो, या आप वो फ़िश बॉल में रख देते हो, या आप वो एक हैट में रख लेते हो, और उससे फिर रैंडमली आप नेम उठाते हो और फिर उनको या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देते हो, और फिर रैंडमली आप नेम उठाते हो, उनको कंट्रोल ग्रुप में रख लेते हो। तो रैंडम असाइनमेंट इसे कहते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स। एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स के अंदर एक आता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट की डेफिनेशन है द फिनोमेना इन विच द एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। यानी कि इंसान की जो अपनी उम्मीदें होती हैं उसकी वजह से जो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। यानी कि एक बंदा जो है उसने दवाई नहीं खाई, उसको मैंने जो है कैप्सूल नहीं दिया, बल्कि मैंने एक कैंडी दी जो कि कैप्सूल के शेप में है, और मैं कहती हूँ कि इस कैप्सूल के खाने से आपको नींद आ जाएगी। उसने वो कैप्सूल खाई और उसको वाकई नींद आ गई। अब उसको नींद उस कैप्सूल के खाने से नहीं आई क्योंकि वो तो असल में कैंडी थी, लेकिन उस बंदे को लगा कि ये कैप्सूल है और उसकी एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, उसकी उम्मीदें बढ़ गई कि वाकई मैं एक कैप्सूल खाऊंगी तो मुझे नींद आएगी, तो उसकी वजह से उसको नींद आ गई। तो ये जो है उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आया है, तो उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है एन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप इन विच सब्जेक्ट्स आर एक्सपोज टू फेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप जो है इसके अंदर सब्जेक्ट को आप फेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ एक्सपोज करते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। यानी कि उस फेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और उनके बिहेवियर में एक चेंज आ रहा होता है, तो उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल हैज़र्ड्स हैं। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी एक कैंडी दी है, और आपने कैंडी नहीं दी, सॉरी, आपने कैप्सूल दी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, ताकि आप चेक कर सकें कि इस कैप्सूल के खाने से इनको नींद आती है या नहीं। और एक आपने कंट्रोल ग्रुप बनाया और उनको आपने सेम कैप्सूल नहीं दिया, बल्कि आपने जो है एक कैंडी दे दी। अब ये कैप्सूल जो है यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इस कैप्सूल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है। ये कैप्सूल और नींद का आना ये ना आना जो है यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो कैप्सूल खाएगा तो उसको नींद आएगी, कैप्सूल नहीं खाएगा तो नींद नहीं आएगी। कैप्सूल इंडिपेंडेंट है, नींद का आना या ना आना यहाँ पर अब डिपेंडेंट है, क्योंकि नींद जो है वो टोटली डिपेंडेंट है उस कैप्सूल के ऊपर। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने वो कैप्सूल दिया, उन्होंने खाया, उनको नींद आ गई। और मैंने कंट्रोल ग्रुप को कैप्सूल तो नहीं दी, मैंने तो जस्ट एक कैंडी दी है, लेकिन उन्होंने खाई और उनको भी नींद आ गई। अब यहाँ पर जो है ये एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट पड़ गया है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप में जो लोग थे उनको भी अपनी बिहेवियर से कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, उनकी उम्मीदें बढ़ गई, उनकी वजह से उसकी बिहेवियर में एक चेंज आ गया।
एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट है इसके अंदर और एक है एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट। एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट की डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट ही है। द टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर अ स्टडी टू अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द स्टडी इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट के क्या मतलब क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंटर्स की एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व हैं। एक्सपेरिमेंटर्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट। यानी कि आपने किसी बंदे को कहा कि आप कॉफ़ी पिएंगे तो आप एक्टिव होंगे। जब आप एक्टिव होंगे तो आप ये जो वर्ड्स हैं इसको आप बहुत इजीली याद कर सकेंगे। उस बंदे ने कॉफ़ी पी, उसने वो वर्ड याद किए, अब वो आपको ज़बानी सुना रहा है। जब वो आपको ज़बानी सुना रहा है तो आप ख़ुद जब वो आपकी कोशिश है कि ये बंदा जो है ये वर्ड सही बोल लें। अब उसने वो वर्ड सही बोला, आपने उसके ऊपर सर हिलाया है कि हाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या है कि वो जो पार्टिसिपेंट है उसको एक किस्म की मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ वाकई में सही बोल रहा हो, तो वो दूसरा वर्ड भी सही बोलेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा रिकॉल करेगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं वो कॉफ़ी की वजह से नहीं आ रही। अब यहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं वो एक तो कॉफ़ी की वजह से भी आ रही होंगी ड्यू टू प्लेसिबो इफ़ेक्ट, लेकिन एक आपकी अपनी जो एक्सपेरिमेंटर्स हैं उनकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटर ख़ुद जो है हर एक उसकी कोशिश है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट इसके आए हैं, बिल्कुल वैसे ही आए जैसे मैं चाह रहा हूँ। और वो जो पार्टिसिपेंट जो है वो जो आंसर्स दे रहे हैं अगर वो सही दे रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटर उसके ऊपर सर हिला रहे हैं, और अगर वो आंसर गलत देने की कोशिश करे तो एक्सपेरिमेंटर की या आंखें थोड़ी खुली खुली हो रही हैं या एक्सपेरिमेंटर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है कि मतलब सही नहीं है। तो उसमें पार्टिसिपेंट जो है वो कोशिश करते हैं कि मेरे आंसर सही आ जाएँ। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती है और एक्सपेरिमेंटर्स जो हैं वो खुद से कोशिश कर रहे होते हैं। अनइंटेंशनल ही होता है, ये इंटेंशनली नहीं होता। एक्सपेरिमेंटर जानबूझ के नहीं करता, ये अनइंटेंशनली हो जाता है उससे कि उनकी वजह से एक्सपेरिमेंट में एक चेंज आ रहा होता है। जिस तरह नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर्स इफेक्ट था कि ऑब्जर्वर की वजह से एक चेंज आ रहा होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंटर्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टडी में चेंज आ रहा होता है। उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो है रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर्स इफेक्ट। एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट इज़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेम एज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट के साथ मिलता जुलता ही इसका आप कह सकते हैं इसकी मीनिंग्स है। इट इज़ सेम लाइक प्लेसिबो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट का मतलब नेम दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटर्स इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटर की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं। एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट में सब्जेक्ट्स की वजह से चेंज आ रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट की वजह से चेंज आ रहा होता है। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट में मैंने कहा था कि पार्टिसिपेंट की अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होती हैं कि मतलब वाकई मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा, तो वो चेंज आ जाता है, तो उसको हम एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट भी कहते हैं और उसको हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन टर्म यूज़ होते हैं वो है प्लेसिबो इफेक्ट। अब एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए या एक्सपेरिमेंटर्स इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सलूशन क्या है, इसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, किस तरह हम अपने रिसर्च को या अपने एक्सपेरिमेंट को एक प्रॉपर वे में कैरी ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कर सकते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। अब डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है, इसमें ना पार्टिसिपेंट को पता होता है और ना ही रिसर्चर को पता होता है कि कौन सा वाला कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। जब उनको पता ही नहीं होगा कि कौन सा वाला कंट्रोल ग्रुप है, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि किस ग्रुप में चेंज आना लाजमी है। तो ये डबल ब्लाइंड स्टडीज़ के लिए फिर की जाती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई इस तरह वर्ड, कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और वी विल ट्राई और बेस्ट कि हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, हमने काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट
बेस्ड वीडियोस बनाई भी हैं और कुछ के ऊपर काम हो भी रहा है। कुछ वीडियोस काफ़ी लंबी है, कुछ जो है शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स काफ़ी बन गई हैं और कुछ के ऊपर अभी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह कमिंग वीक से आपको आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी। सैटरडे और संडे जो है वो नॉर्मली जो नॉर्मल हमारा जो कोर्स चल रहा होता है उसके लिए है, और जो आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस हैं वो कमिंग वीक से आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।